नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां अनुच्छेद 44 की भावना को मूर्त रूप देते हुए समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। सीएम ने कहा कि यूसीसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया को जन सामान्य के लिए अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल और समर्पित मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी सीएससी को इससे जोड़ा गया। खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उत्तराखंड के जीआई टैग उत्पादों पर चर्चा हुई है। डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री जोशी को जानकारी दी कि अब तक प्रदेश के 24 राज्यों से 350 से अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से 157 जीआई ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के 25 ग्रांट हो चुके हैं, जबकि उत्तराखंड का बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तीमूर जैसे 4 उत्पादों की हियरिंग इसी माह हो चुकी है और इनके अक्टूबर तक स्वीकृत होने की संभावना है। देखिए, अभी पूर्व में हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था और बहुत जल्दी हमारा जो बेड़ू है, हमारा जो भंगजीरा है, हमारा जो तिमूर है, हमारी कोशिश होगी हमने इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित ही इन चीज़ों को जीआई टैग मिलेगा और जो कि यहाँ की कृषि के लिए, यहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत। इस बार मानसून का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 जून के बाद कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। इन दिनों प्री मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने माह के अंतिम सप्ताह वर्षा के साथ बीतने की संभावना जताई है। राज्य निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग ने 27 मई को मानसून केरल में पहुंचने की घोषणा कर दी थी, जिसमें पुण्य संशोधन किया जा रहा है। केरल में मानसून पहुंच चुका है और उत्तराखंड में मानसून 10 जून के बाद कभी भी पहुंच सकता है। द्वारहाट से बीजेपी के पूर्व विधायक महेश नेगी पर 2020 में लगे दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने पूर्व विधायक को क्लीन चिट दे दी है। देहरादून में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी और पूर्व विधायक महेश नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान लंबे समय से न्याय की तलाश कर रहे पूर्व विधायक को न्याय मिलने पर उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद दिया। अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 22 मई को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं पूर्व विधायक के द्वारा आरोप लगाने वाली महिला पर 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। देखिए, जो विधायक जी पर उस महिला ने, प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने 376 और 506 का आरोप लगाया था, उस पर कल माननीय न्यायालय ने पूरी पुलिस की जो अंतिम रिपोर्ट उस एफआईआर पे आई थी, माननीय न्यायालय के समक्ष जो 156(3) की प्रक्रिया करी गई थी एफआईआर के बाद, क्योंकि पुलिस ने पहले भी कानून के तहत उसमें जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, सब ब्लैकमेलिंग का मामला है। उसके बाद उससे क्षुब्ध होकर उसने 156(3) की प्रक्रिया अपनाई, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की, उसमें न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए थे 2020 में। उसके बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, सारी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर माननीय न्यायालय ने ये निर्णय पर पहुंचे कि जो पुलिस ने इनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट भेजी थी, जो अंतिम रिपोर्ट भेजी थी वो बिल्कुल सही है और उन तथ्यों को, उन एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने वो अंतिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार करते हुए उसने जो विरोध याचिका दाखिल की थी, प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया और इनके खिलाफ मामला, इनको क्लीन चिट दे दी। देखिए, जाको राखे साइया मार सके न कोई,
बाल ना बाका कर सके, चाहे जग पूरा बैरी हो। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और आज मुझे इस बात की खुशी है और इस बात का दुख भी है कि बहुत लंबे समय मैं बड़ा पीड़ित तरीके से रहा और मेरे परिवार को और मेरे को बहुत सी वेदनाएं झेलनी पड़ी। लेकिन आज न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया उससे मुझे खुशी है, प्रसन्नता है और मेरे दिल में न्यायालय के प्रति सम्मान है। और मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, जिसको जो होना था वो हो चुका है, फैसला आ चुका है। मैं धन्यवाद। स्कूलों की छुट्टी पड़ने के बाद चारधाम यात्रा ने गति पकड़ना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा के तेज होने के साथ देश दुनिया के श्रद्धालु ऋषिकेश से यात्रा मार्ग पर रवाना हो रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में कई श्रद्धालु दिव्यांग भी शामिल हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त कर दिया है। पुलिसकर्मी दिव्यांग श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने के लिए हर संभव मदद देने में लगे हैं। सभी दिव्यांग श्रद्धालुओं को खाकी का साथ मिला तो उनका पंजीकरण करना आसान हो गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और खाकी को थैंक यू कहा। उत्तराखंड में गर्मी के साथ साथ बिजली की दरों में भी इजाफा हुआ है। राज्य में प्रति यूनिट बिजली की कीमत में 22 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर जुलाई में आने वाले बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगा। इसको लेकर भाजपा की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है, इसलिए दरों में समय समय पर संशोधन होता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में बिजली दरें अब भी अपेक्षाकृत कम है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बिजली की खपत है और चल रही है और अन्य राज्यों की अगर मैं तुलना करूं तो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की जो बिजली का आकलन है वो कम है। उनका बिल कम आता है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की समय-समय पर जब ये चीज़ें चलती हैं तो सारी चीज़ों को आकलन करके ही जो है तय किए जाते हैं उसमें यूनिट के हिसाब से या जो खपत है उसके हिसाब से। तो अन्य राज्यों की तुलना अगर हम करें तो उत्तराखंड के अंदर देहरादून जिले में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख पा रही हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। वहीं राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सवीन बंसल ने चेक वितरण किए, जिसके अंतर्गत 5 बच्चों को चेक वितरण किए गए, जिनके आवेदन आंगनबाड़ी, समाज कल्याण के साथ ही अलग अलग स्तर से आए थे। डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है इसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शन और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया है। और इसमें जो हमारी प्रेस्टीज गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज करके और जो हमारे डिफरेंट हमारे राइफल क्लब हैं और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं, तो हम सबसे बाकायदा एसओपी जनरेट करके और री ऑथराइजेशन के बाद एक हमने पोस्ट क्रिएट की है कि जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करती और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करना पड़ा, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अब तक 40 और बच्चों का जो एजुकेशन है वो रिज्यूम करवाई जा चुकी है। वो सक्सेसफुली अपनी चॉइस के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मन की ही बात करते रहते हैं, लेकिन अपनी मन की बात में आज तक उन्होंने महिला अत्याचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात नहीं की। आज देश में महिला अपराध में वृद्धि हुई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपनी मन की ही बात में व्यस्त हैं। मन की बात किया
उन्होंने काफी कुछ कहा प्रदेश को लेकर भी, उन्होंने मोटे अनाज को लेकर कहा, तो इस तरीके से देखिए दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मन की बात करना जानते हैं और वो जनता के मन की बात नहीं सुनते। यही वजह है कि आप मन की बात में तो आके कुछ भी कह दीजिए, आपको जो धरातल पर स्थितियां हैं उनका ज्ञान नहीं है। आप मन की बात में आपने ये नहीं कहा कि जो बेरोजगार युवा जो धरने पे एकता विहार में बैठे हुए हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें जो है जिनकी नियुक्ति पत्र तो मिल गए हैं बट उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है, उनके बारे में मन की बात में आपने कुछ नहीं कहा। महिलाओं का जो शोषण इस प्रदेश में इतना बढ़ रहा है कि अभी जो है क्लीन चिट मिलने का कार्य किया गया महेश नेगी जी को, जिनके खिलाफ सरकार ने जो मामला है वो अच्छे से नहीं रखा, पक्ष में नहीं रखा अच्छे से कोर्ट में। इसकी वजह से एक लड़की, एक महिला जिसने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, उनकी बच्ची भी है, उससे उसका डीएनए टेस्ट आज तक नहीं हो पाया। महंगाई से जो है महिलाएं परेशान है, समाज परेशान है, ये प्रदेश परेशान है। ग्रीन बोनस की बात नहीं करते कभी भी। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, उत्तराखंड को अपने बजट का एक हिस्सा जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में लगाना पड़ रहा है, उसकी आप बात नहीं करते। तो मुझे लगता है ये नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमलों की बात करते हैं, वो आकर के अपने मन की बात कह के चली जाते हैं। मुझे लगता है कभी बैठिए और उत्तराखंड की जनता से कहिए कि आप मुझसे सवाल पूछिए और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, तब ये जो है कन्वर्सेशन दिखाई देगा। नहीं तो मन की बात क्या है, बोलने के लिए आप बोल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका था, जिसके बाद प्रशासक नियुक्त किए गए थे। अब इन प्रशासकों का कार्यकाल मई के अंत में समाप्त हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पंचायती राज सचिव के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश और चारधाम यात्रा को देखते हुए चुनाव जुलाई में कराए जाएंगे और 15 जुलाई से पहले संपन्न होंगे। सर 12 जिलों में जो पंचायती चुनाव है उसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या डेट की घोषणा होती है, कब ये होगा और कितनी तैयारी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड में 12 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां चल रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने एफिडेविट के माध्यम से भी अवगत करा दिया है कि जुलाई माह में हमारे यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है। जुलाई में यहाँ सारी चीजों को फैक्टर इन किया है इसमें। जैसे अभी इस समय पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हमारी चारधाम यात्रा पीक पर चल रही है। ये यात्रा धीरे धीरे जून के लास्ट तक आते आते थोड़ी शिथिल पड़ने लगती है। इसके अलावा अभी हमारे स्कूल बंद हैं, टीचर समर वेकेशंस पे हैं। चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारे इलेक्शन के जो बूथ बनते हैं वो भी स्कूलों में ही बनाए जाते हैं। स्कूल ओपन होंगे हमारे 1 जुलाई को, इसलिए हमने एक इस तरह से तैयारी की है कि, और जहां तक आपका प्रश्न है बारिश का, जुलाई में बारिश एक तरह से शुरुआत हो रही होती है, इसलिए हमने तो कोशिश की है कि 15 जुलाई से पहले। देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुधारने और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सवीन बंसल ने घंटाघर और आईएसबीटी क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रमुख चौराहों पर स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए ट्रैफिक सुधारने का काम जारी है। साथ ही आईएसबीटी क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि फ्लाईओवर को भी नया स्वरूप दिया गया है, जिससे वहां की यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। प्रशासन की यह पहल राजधानी को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। हमारे रोड सेफ्टी को लेके जो इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सो उसमें कभी भी सैचुरेशन क्लेम नहीं की जा सकती है। हमारी 11 नई ट्रैफिक जंक्शंस प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसमें नई ट्रैफिक लाइट्स, स्लिप रोड्स, राउंड अबाउट्स, हमारे स्पीड ब्रेकर्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, तो इन सब इंटरवेंशंस पे काम किया जा रहा है। और ये एक रूटीन O&M प्रोसेस होता है कि मशीनरी है तो डेफिनेटली इट विल बी डाउन समटाइम्स विद फॉल्ट, तो उसके लिए जो O&M प्रोसीजर है वो प्लान किया जा रहा है कि इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका O&M में कंसोलिडेट करके एक ही विभाग की जिम्मेदारी तय की जाए। तो इसमें शासन लेवल से बहुत जल्द हमारा डिसीजन होने वाला है और उसमें बजट की भी प्रोविजनिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल जहाँ पर भी इस तरह के फॉल्ट्स पाए जाते हैं
तो उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट, और यदि कोई भी डिपार्टमेंट ओन नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली सड़क सुरक्षा समिति अपने ही जिला प्रशासन के फंड से उसको हम टेकअप कर लेते हैं और दुरुस्त करवाते हैं। और इसके साथ ही हमारे स्थानीय संस्कृति के शोकेस करने के लिए और हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स न्यून हो जाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज़ के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। चारधाम यात्रा के बाद यह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अब तीर्थ यात्रियों के लिए खुला है। 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित किया गया। पहले दिन लगभग 4,500 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि सभी पवित्र परंपराओं को पालन किया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए यात्रा को सुरक्षित बनाने की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ 10 ਭਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ, ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। बोले सो निहाल। प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना के अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। और चूंकि अभी तक ये कार्य उनके स्तर से जो टेंडर होता था उस प्रोसेस से होता था, उसमें एक मिडिल मैन रहता था। यहाँ मिडिल मैन नहीं है, सीधे पशुपालक का प्रोडक्ट सीधे उस चौकी या उस सेना तक जाता है जो वहाँ पे उसको प्रयोग करते हैं और उस पशुपालक को विभाग की तरफ से भुगतान कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर, ताकि उसको अपने प्रोडक्ट का पैसा मिल जाए। तो पशुपालन विभाग का इसमें यह योगदान है कि हम अपने जवानों के लिए स्वस्थ और ताज़ा उपलब्ध कराते हैं और वो लाइव लेते हैं। हम कोई मीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण हो रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है और इसमें राजधानी देहरादून भी शामिल है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुर सिखाए जाएंगे। अभी हम अवेयरनेस के लिए चिल्ड्रन पार्क भी बना रहे हैं, उसको भी क्या अपडेट और क्या करने जा रहे हैं? परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट सहस्त्रधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है।
और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं 5 से 13-14 साल तक के बच्चे, तो उनको हमने टारगेट किया है और एक समय में 200 लगभग बच्चे इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएंगे एक पार्क में, और उसमें ट्रैफिक लेन्स के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। ऑडिटोरियम के माध्यम से, ऑडियो विजुअल फिल्म्स के माध्यम से भी बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स और यातायात पे, जब आप रोड पे चलते हैं या सिटी या किसी भी बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं, स्कूटर में चलते हैं, तो बैठते समय भी और उस वाहन को चलाते समय भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो ये चीज़ें उनको बच्चों को जानकारी दी जाएगी और ये रोड के माध्यम से भी दी जाएगी, ट्रैफिक रोड के माध्यम से, और साथ ही ऑडियो विजुअल फिल्म्स के माध्यम से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव देखने को मिला, तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्दी सामान्य कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह स्वयं नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में जलभराव की जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की एक बड़ी वजह नालियों में कचरा फेंकना भी है। देखिए, जब काफ़ी तेज आज बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालू सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जलभराव की सूचना आई है, और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें PWD की टीम को मौके पे लगाया गया है, ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूँकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं, लाल डाट पे PWD का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। नाला रक्सिया यहाँ साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा इसमें इनको ये अभी पंप लगा के इस पानी की निकासी करने के बाद इसको लेवल दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी समस्या नहीं आएगी। अभी जहाँ जहाँ कहीं से भी एक आध जगह से जो भी सूचना आई है उसमें नगर निगम की टीम चारों तरफ लगी हुई है, कई टीमें बनाई गई हैं। जहाँ कहीं से भी कोई फ़ोन पे हमें सूचना दे रहा है, इसके अलावा टीम स्वयं भी देख रही है। बाजपुर में उद्यम सिंह नगर पुलिस महकमे को एक चौंकाने वाली शिकायत मिली, जिसमें एक मृत व्यक्ति के नाम पर JCB मशीन खरीदने का आरोप था। जांच में पता चला कि केला खेड़ा में बीमा रकम हड़पने के लिए मृतक को जिंदा दिखाकर JCB खरीदी गई और फिर मृतक को दोबारा मृत दिखाकर बीमा कंपनी से लगभग 30 लाख रुपए की राशि हड़पी गई। पुलिस ने आरोपी रिजवान अलवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, साथ ही JCB मशीन को भी जब्त किया। पूरे मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कल एक व्यक्ति द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा ये बताया कि ये ऐसा काम किया गया है कि एक JCB मशीन है वो ली गई है और वो एक मृत व्यक्ति है जिसके नाम पे वो JCB मशीन ली गई है। इसमें पुलिस द्वारा जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो ये पाया गया कि जो JCB मशीन ली गई है वो मृत व्यक्ति के नाम पर ली गई है और व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और JCB मशीन जो खरीदी गई है वो बाद में खरीदी गई है। इसमें पुलिस ने और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे तो ये पाया गया कि जो मृत व्यक्ति है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो फोर्ज है और जो डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट किए हैं तो उसमें और भी चीज़ें पाई गई कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट लगाकर इसमें जो फाइनेंस कंपनी है उस फाइनेंस कंपनी को भी उसके साथ फोर्जरी करी गई और लगभग 29 लाख का जो पेमेंट थी, जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो पेमेंट की है तो वो इनके द्वारा इनके अकाउंट्स में गई है। तो इस द्वारा पुलिस को कार्रवाई करते हुए तो इसमें जो मेन मुख्य अभियुक्त था रिजवान अलवी उसे गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन जैसी प्रोसीड की जाएगी तो उस हिसाब से पता लगेगा कि पूरा गैंग किस तरह से काम किया है और उस हिसाब से कार्रवाई की। जो पुलिस के संज्ञान में आया था तो वो JCB मशीन जिस व्यक्ति के द्वारा ये JCB मशीन ली गई थी, जिसके नाम पे ली गई थी, फिर उस व्यक्ति ने उस मशीन को आगे भी बेच दी गई है, ये भी संज्ञान में आया है। JCB मशीन भी हमने उसका पूरा अवलोकन किया है तो ये चीज़ पाई गई है कि JCB मशीन आगे बेची गई है तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति के उसके पहले भी जो इसमें अभियुक्त हैं उनका पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं तो उस हिसाब से फिर कार्रवाई भी की गई है। इसमें जो अभी तक हमने जो इसमें गिरफ्तारी करी है मुख्य जो आरोपी है वो रिजवान अलवी है। तो इसमें लेकिन जो और भी अभियुक्त है नामजद FIR आपको पता है तो उसमें जो और अभियुक्त है उनका भी रोल देखा जा रहा है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी तो उस हिसाब से पता लग पाएगा कि कौन कौन का किस का क्या क्या रोल हुआ है। इसमें टोटल 5 लोग के खिलाफ मुकदमा हुआ है, सबका अलग अलग रोल है। तो इसमें अभी
उत्तराखंड के हल्द्वानी में नंधौर नदी में अचानक पानी बढ़ने से हड़कंप मच गया और चोर गलिया क्षेत्र में खनन कार्य चल रहा था, जहां मजदूर और वाहन फंसे हुए थे। आनन फानन में गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला गया, कई वाहन पानी में डूब गए। एसडीएम राहुल शाह के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। राहत की बात यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पानी का स्तर कम हो चुका है, लेकिन एहतियातन खनन कार्य पर रोक लगा दी गई है। आज सुबह के समय 9 बजे से पहले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों में तेज़ बारिश होने की वजह से नंदौर नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से जो खनन क्षेत्र में जो वाहन खनन कर रहे थे वो वाहन नदी में फंस गए थे। मौके में किसी भी वाहन के बहने की कोई सूचना नहीं, ना ही किसी प्रकार की जनहानि या क्षति की कोई सूचना प्राप्त है। सर, क्या खनन सुचारू रहेगा या अभी पानी में बंद रहेगा? हाँ, पानी जब तक। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सीबीआई कोर्ट का फैसला सामने आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई कोर्ट का ये फैसला, भाजपा विधायक आदेश चौहान को 1 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने मारपीट केस में ये सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी जानकारी, कोर्ट ने विधायक के साथ भतीजी और 4 अन्य को भी दोषी माना है। पुलिस के 2 सिपाही दिनेश और राजेंद्र को भी सजा हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से सीबीआई कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें भाजपा विधायक को 1 साल की सजा हुई है। आदेश चौहान को 1 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें भतीजी के पति को मारपीट करने की सजा सुनाई गई है। विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने विधायक के साथ भतीजी और 4 अन्य को भी दोषी माना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।